हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी वीकेंड। मैं आपका स्वागत है। ठीक है, आपको कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हो। आप लोग इस चैनल पे आपको मज़ा आ रहा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यूपीएससी का सिलेबस भी चल रहा है। तो जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हर जगह नवीन फिजिक्स सेंटर सर्च कीजिएगा ना तो हम मिल जाएंगे। आवाज़ समझ आ रहा है? ठीक है, इंस्टाग्राम भी आप सर्च कीजिएगा नवीन कुमार मास्टर ब्लास्टर नवीन सर्च कीजिएगा तो हम मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग सब सही से पढ़ रहे होंगे। तो लोग जो चैनल बच्चा वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाएगा और वीडियो देख लेगा। मैं जो जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा का सारा मेरा पढ़ाया हुआ थ्योरी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मुझे और पढ़ाने में मज़ा आए। ठीक है, मुझे जितना आता है मैं आपके लिए पूरा करूँगा। ठीक है, तो बस आप सब से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे पढ़ाने में मज़ा लगे। ठीक है, मन लगे। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। पिछला क्लास में हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़े थे। ठीक ना, और आगे हम कॉलिजन और मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके बाद रोटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो अब ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं कुछ, अगर कोई जानता है तो बताओ। ग्रेविटेशन क्या है? आईआईटी के लिए हम पढ़ रहे हैं सिर्फ जो जेईई मेन 2021 के लिए हो रहा है 21 और 22। एक ही वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, पूरा, और अलग अलग क्लास लेंगे स्पेशल क्वेश्चन बैंक का। ठीक ना, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का हम स्पेशल क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब सही से पढ़ते रहिए। ठीक, तो आज हम लोग ग्रेविटेशन का क्लास है। ठीक है, तो आप लोग सब सही से पढ़िएगा। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बताओ ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन में हम लोग को पढ़ना है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो भाई आप बताइए कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कोई है बच्चा से बताएगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, ये मार्कर नहीं चल रहा है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? आप लोग हेडिंग डालिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कोई बताएगा? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कोई बताएगा? अगर नहीं कोई बताएगा तो हम बताएंगे। इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है ना, एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं विद फोर्स। उसको हम क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यह जो यूनिवर्स है इसमें जितने भी बॉडी हैं, ठीक ना, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक ना, मान लो कि दो बॉडी है, एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है, यह एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये छोड़ने यार, दुनिया में जितने भी बॉडी हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं विद फोर्स, एक दूसरे के फोर्स के कारण। ठीक ना, ठीक, इसमें फोर्स लग रहा है तो इसमें फोर्स लग रहा है, तो आपस में क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक ना, तो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं यह है जो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स के सपोर्ट में अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल लॉ, मतलब ग्रेविटेशनल, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ही बोलिए, वो कहलाएगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ भी हम बोल सकते हैं। ठीक ना, तो एवरी बॉडी आप लोग लिख सकते हैं, आप इसके बारे में लिख सकते हैं एवरी बॉडी। अभी हम बताए ना जी कि कोई भी बॉडी, प्रत्येक बॉडी, एवरी बॉडी, जितने भी बॉडी जो यूनिवर्स में है, मतलब यूनिवर्स में जितने बॉडी हैं यह आपस में एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है विद फोर्स। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक ना, मतलब इस अति में जितने भी बॉडी हैं एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, आप लोग इसे याद कीजिएगा, अट्रैक्ट ईच अदर, attract each other with a force, with a force, is called gravitational force, is called gravitational force। भाई हम जेईई मेन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को हम इतना पढ़ाएंगे कि जेईई मेन इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस आप हम पे भरोसा करें और जितना पढ़ाते हैं आप लोग उसे याद कीजिएगा। ठीक है,
आप लोग सिर्फ उसे याद कीजिएगा और अच्छा जितना न्यूमेरिकल हम करवाएंगे उसे आप पढ़ लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन एक भी जेईई का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बस आप लोग सही से पढ़िए, कुछ नहीं है, ठीक ना। और नए बच्चों तक मेरे वीडियो बताएं, क्या कि मैं भी आप ही का उम्र का हूँ, ठीक ना। तो सपोर्ट कीजिए, बस मजा आएगा पढ़ने में। तो समझ में आया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं क्या करता है, ट्रैक करता है। ट्रैक मतलब क्या होता है, एक दूसरे को खींचता है, ईच अदर, एक दूसरे को क्या कहता है, खींचता है विद अ फोर्स, फोर्स के कारण, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मतलब आप अगर आपको 12th का जो हम पढ़ाए हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो लड़का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सही से पढ़ा है उसको यहाँ पर भार नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल सब का सब वही है यहाँ, बस यहाँ पर आर का अंतर है, वहां एक आर, ठीक ना, निगेटिव का अंतर है, बस थोड़ा सा का अंतर है, बस और कुछ नहीं है। हूबहू क्या है, सेम है यहाँ पे। तो अगर जो लड़का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा क्लास सही से पढ़ा है तो उसे यहाँ पर ग्रेविटेशन में किसी प्रकार का भार नहीं पड़ेगा, ठीक ना, आसानी पूर्वक आप लोग समझ जाइएगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो भाई प्लेलिस्ट में जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास दिया है, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल, सब क्लास आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, आप इसे इरेज करते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका हम फार्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है, फिर लॉ पढ़ना है, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन सब लिख के ढस देगा और इसको लिख लेगा। आप लोग सिर्फ चैनल बना रहे हैं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका फार्मूला लिखिए, इसी में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। एक क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब दो बॉडी है m1 और m2, ठीक ना, दो बॉडी है, एक दूसरे पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक ना, एक दूसरे पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है F1, एक इधर फोर्स लगा रहा है F2, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स समझ में आया, समझ में अभी जो इतना हम बताएंगे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में उसको आपको समझ में आना चाहिए और आएगा भी। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू, आपको याद कर लीजिएगा, Fg इज इक्वल टू Gm1m2 बटा r स्क्वायर। जो ये G है ना भाई, G आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे, वहां K होता था, K होता था, याद है कुछ, K Z1 Z2, K Z1 Z2 बटा r स्क्वायर। और इसका भी कुछ वैल्यू होता था 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको बात याद है? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग K का बारे में पढ़े थे, K का वैल्यू होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तब बस वहां है K के जगह पर यहाँ पर क्या कर दिया है, G कर दिया है, और Z1 और Z2 की जगह पर M1 M2 कर दिया है, बाकी सब सेम है। क्या आपको कुछ दिखा? बाकी सब सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको सही से पढ़ा है तो आपको यहाँ समझ में आएगा। तो ये G का वैल्यू क्या होता है, G का वैल्यू याद कीजिएगा, G का वैल्यू क्या होता है, तो G का वैल्यू होता है भाई 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। हिंग डालना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है भाई G का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.67। दिख रहा है सभी को भाई, G का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर। ठीक, क्या आपको बात समझ में आया? आपको G का वैल्यू याद करना होगा। G का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको G का वैल्यू यहाँ पर याद करना होगा। G का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको यहाँ पे याद करना होगा, ठीक है। मिनट गया है।
ठीक है। और आप बताइए थोड़ा सा, ये क्या आपको समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G m1m2/r², ठीक ना। तो G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इतना होता है। अगर आपको समझ में आता है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, और आगे हम पता करेंगे ये जो ग्रेविटेशनल जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना होगा, कहीं क्वेश्चन में पूछ ना दे, आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। आपको यहाँ पर IIT का पूरा क्वेश्चन बैंक हम करवाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग बस चैनल पे बने रहें, और मेरा पेज है नवीन फिजिक्स सेंटर, ठीक ना। आपको कहीं सर्च कीजिए, उसे आप फॉलो कीजिएगा, हम भी जाएंगे। देखो क्या है, नोट में यहाँ पर लिखिएगा, नोट में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल FOR, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, है मीडियम पे डिपेंड, मतलब डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। Between the particles, क्या आपको दिख रहा है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स दिख रहा है आपको? क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है किसके? मीडियम पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे क्या करता है? डिपेंड करता है। जबकि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या करता है? मीडियम पे है, जो ये मीडियम है इस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, उसके बारे में आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स, हम पार्टिकल नहीं लिखेगा, यहाँ लिख दिए, लिख लेना। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स या मीडियम पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तब ना भाई वहां पर हम मीडियम जो दिया गया रहेगा तो हम वहां पर यूज करते हैं, आप लोग देखे होंगे वहां पर हम करवाए थे क्वेश्चन, तो है ना। इतना बात आपको समझ में आया? इतना बात अगर समझ में आया, इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक ना, ठीक है। कितना बात आपको समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं, इतना जल्द से नोट कीजिए, ठीक है। इसके हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे, ठीक, जल्द से नोट कीजिए। जल्द नोट कीजिए भाई। ग्रेविटेशनल समझ में एक बार फिर से जानते हैं। ग्रेविटेशन में समझ में आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना, फोर्स के कारण, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G(m1m2/r²), जहां G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप बस यही बात है। आगे हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ना भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है, आपको कम भार पड़ेगा। जो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताएंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताएंगे, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो वो मिलता है इलेक्ट्रिक मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसा। तो आगे आप लिखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है भाई, उसके बारे में हम जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ना VVI है। ये फार्मूला का हर जगह यूज आता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता भी है, ठीक ना, हर बार क्वेश्चन में इसका यूज आता है, इसके बिना बहुत ही कम ही क्वेश्चन बनता है, ठीक ना, हर जगह ये टपक जाएगा। तो क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। देखिए ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम g से डिनोट करते हैं। g इज इक्वल टू gm बटा r स्क्वायर, जो r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, यही क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, gm बटा r स्क्वायर। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मतलब ये जो है इसी का ना है जी यार, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ये जो डेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आप थोड़ा सा बताइए। डेंसिटी इज इक्वल टू आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, मैथ में यूज आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। क्या आप यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम लिख सकते हैं, और किसी भी वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या लिख सकते हैं मास बटा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आपको भाई यहाँ पे मास दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको मास दिख रहा है, तो क्या ये मास का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास का वैल्यू हो जाएगा डेंसिटी क्रॉस 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए तो यहाँ पे आएगा, कुछ नहीं करना है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास इज इक्वल टू इसको यहाँ हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या हम इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, और जब इतना लिख सकते हैं तो ये मास का वैल्यू, ये मास को उठा के यहाँ पर हम रख देंगे, क्या हम रख देंगे, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं जी क्रॉस रो क्रॉस 4/3 पाई आर क्यूब बटा आर स्क्वायर। क्या आर स्क्वायर से यहाँ एक कैंसिल, तो क्या बचेगा जी रो 4/3 पाई आर। क्या जी को हम लिख सकते हैं जी, ये देखो 0/4/3 पाई आर, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं देखने के लिए, ठीक है आगे लिखते हैं। क्या आपको समझ में आया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इक्वल टू जीएम बटा आर स्क्वायर। क्या डेंसिटी इक्वल टू हम मास बटा वॉल्यूम जानते हैं, वॉल्यूम का वैल्यू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर लिख दिए। और क्या मास को हम इसका आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, इतना हो जाएगा, यहाँ पर हम रख देंगे क्या आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, ऊपर आर बचेगा, तो क्या इतना लिखेंगे, तो इतना हम यहाँ पर लिख दिया, तो क्या हुआ जी का वैल्यू हो गया। तो भाई थोड़ा सा हम आगे बताते हैं, इसको और अच्छा सा लिख देते हैं, ठीक है। क्या आपको इतना बात समझ में आया, देखो कुछ नहीं है, बस आसान है, देखो आप लोग ऐसा एकदम कॉपी में छाप लीजिएगा, ठीक है। कितना है भाई, जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू कितना है 4/3 रो पाई जी आर। जी का वैल्यू कितना है, इतना। आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं, समझ में आया कुछ, आप इसे भी याद कर सकते हैं, कहीं क्वेश्चन में आपको डेंसिटी पाई ये सब देके भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। और आप थोड़ा सा भाई 1 मिनट और, क्या इसको हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या यहाँ पर gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यही मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद कीजिएगा भाई, VVI यही फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। हर जगह यही क्वेश्चन, यही फार्मूला का यूज आता है, gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, हर जगह इसका यूज आता है, gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो आपको इससे याद तो आपको सब करना पड़ेगा, लेकिन इससे आप ज्यादा दिमाग में छाप रखिएगा, ठीक है। ये हर जगह पूछता है gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, यानी कि gm आप प्रोडक्ट है gm इज इक्वल टू जी आर, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू gm बटा आर स्क्वायर। अगर डेंसिटी में रिलेशन दिया गया तो ये फार्मूला लगाएंगे, और ठीक ना, क्या आपस में लिख सकते हैं gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। क्या आपको इतना बात अगर समझ में आया है तो मजा आएगा, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आया भाई, अगर समझ में आया तो आप इसे नोट कीजिए, जल्द से हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पता करेंगे। उसके बाद हम डेप्थ और हाइट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब
कोई सर्किल स्फीयर है, सर्किल है, उससे एच हाइट बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 10 से 7 नोट कीजिए, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? थोड़ा सा आगे नोट लिख लीजिए, नोट पॉइंट आगे हमको हो गया। आगे हम पढ़ेंगे जो बताया कि मतलब हाइट बढ़ा दिया जाता है, हाइट घटा दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई हाइट बढ़ा दिया गया है, हाइट घटा दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? थोड़ा सा आप नोट करके लिख लीजिएगा, एक पॉइंट इसमें हम लिखवाएंगे। नोट पॉइंट में लिखिएगा, जो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना भाई, ये प्लैनेट के बॉडी, प्लैनेट के मास, डेंसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है, या बॉडी के मास डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। नोट में यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है प्लैनेट, प्लैनेट यानी कि अर्थ, प्लैनेट के मास, डेंसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है बॉडी के मास, डेंसिटी पर नहीं, ठीक। देखो आपको ध्यान से यहाँ पर देखो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है। कहीं क्वेश्चन पूछ ही देगा तो आपको यहाँ पर इसको याद रखना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से डिनोट करता है, स्मॉल जी से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है भाई, जो प्लैनेट के, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो प्लैनेट, प्लैनेट यानी कि पृथ्वी, प्लैनेट यानी कि अर्थ, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, वो प्लैनेट के बॉडी, प्लैनेट के डेंसिटी, रेडियस और किस पे, मास, डेंसिटी और रेडियस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जबकि यह बॉडी के मास, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिए, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है भाई, जो प्लैनेट के बॉडी, प्लैनेट के रेडियस, मास, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। बॉडी के मास, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है ना, दिमाग में छाप लीजिएगा। और आगे हम पढ़ेंगे, अगर कोई सरफेस से हम एच हाइट बढ़ा देते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, न्यू जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बनेगा वो क्या होगा, ठीक है। आप हम इसे इरेज करते हैं। क्या हम बोले, सरफेस पर से एच हाइट इंक्रीज किया गया है। मान लो, थोड़ा सा आप लोग इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लो कि इसका ग्रेविटेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका क्या हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा जी इज इक्वल टू GM बटा R स्क्वायर। क्या होगा देखिए, इक्वेशन 1। और क्या कहा है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप। और क्या कहा गया है, आप ध्यान से, ये जो हाइट है ना, यहां पर से एच हाइट ऊपर कर दिया गया है। एच हाइट क्या किया गया है, ऊपर कर दिया गया है। यहां पर का तो देखो, यहां पर अरे यार हाँ भाई, तो देखो ठीक, यहाँ पे क्या हम बता रहे थे, यहाँ पे इसका जी का वैल्यू क्या आ गया, GM बटा R स्क्वायर। तो बोल रहा है कि यहाँ पर से एच हाइट ऊपर कीजिए, ये है, यहाँ से आपको एच हाइट ऊपर करना है, एच हाइट ऊपर करना है, स्मॉल एच ही लिखो, ठीक ना, स्मॉल एच, ठीक ना। यहाँ पर आपको G डैश निकालना है,
यहाँ पर आपको जी डैश निकालना है, यहाँ पर तो जी है, ठीक ना, तो क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं है, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम बटा आर प्लस ऑफ एच का होल स्क्वायर। क्यों, कुछ है, आर और बढ़ा दिए, एच और बढ़ा दिए ऊपर, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, जी डैश निकल जाएगा। तो ये दोनों में रिलेशन बिटवीन जी डैश एंड जी, तो क्या कर लेंगे, सेकंड बटा फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप बताइए, यानी कि क्या हो जाएगा, जी डैश बटा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं जी डैश बटा जी इज इक्वल टू जी एम बटा आर प्लस ऑफ एच का होल स्क्वायर। जी डैश के वैल्यू है और जी एम बटा, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई जी डैश को हम भाई ये कैंसिल होगा, ठीक, तो क्या हम जी डैश बटा जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि आर स्क्वायर बटा आर प्लस ऑफ एच का होल स्क्वायर। क्या जी डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये चल जाएगा इधर, यानी जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस ऑफ एच का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा देखिए, आप बताएंगे कितना टाइम हुआ है, तो आगे क्या हो जाएगा, जी को हट इधर कर लो और इसमें कितना हो जाएगा, इसको एक कर लो, स्क्वायर है तो आर बटा आर प्लस ऑफ एच का होल स्क्वायर। ऐसा देखने में अच्छा लगेगा क्या, आपको बात तो ये समझ में आया, देखो देखो होगा ना जी, आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का स्क्वायर लिखिए, या आर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे देखने में ज्यादा आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, तो हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। क्या आपको इतना बात समझ में आया, अगर इतना बात समझ में आया तो आप इसे नोट कीजिए, कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीएम बटा आर स्क्वायर है, एच बढ़ गया तो एच जुड़ जाएगा, फर्स्ट सेकंड बाय फर्स्ट कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये सेकंड, तो सेकंड बटा फर्स्ट कर लिए, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का स्क्वायर, जीएम से जीएम कैंसिल, ठीक है। और अगर आर ज्यादा होता है, यानी कि एच से बहुत ज्यादा हो जाएगा आर, तो क्या हो जाएगा, देखिए याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक, इससे जेईई में पूछेगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी में है, ठीक है। आगे क्या, अगर, ठीक है, इफ अगर, ठीक है, आर बहुत ज्यादा है एस से, तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू वन माइनस ऑफ एच बटा आर, ठीक है, ठीक है। अगर आर बहुत ज्यादा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी इंटू वन माइनस टू एच यहाँ पर, और अगर डी की बात हो, ठीक है ना, टू एच बाई आर, और अगर डी में वेरिएशन निकालना है, अगर भी में, ये तो एच में वेरिएशन है, और अगर एच की जगह पर ही हमको डी लेना है, यानी कि, ठीक ना, तो ये टू एच की जगह पर आप सिर्फ डी लिख दीजिए, क्या करना है, जी डैश इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ डी, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस ऑफ डी बटा, बस आपको ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, आपको ये दोनों फार्मूला याद रखना, जी डैश अगर एच बहुत छोटा है आर से, यानी कि आर बहुत बड़ा है एस से, तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस एच बाई टू एच बाई आर, और जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी ए बाय, और अगर फ्रैक्शनल अगर चाहिए, यानी कि फ्रैक्शनल डिक्रीज एच, फ्रैक्शनल डिक्रीज एच क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बटा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एच बटा आर, क्या लिख सकते हैं, डी बटा आर। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल डिक्रीज, अगर कहीं क्वेश्चन में फ्रैक्शनल डिक्रीज कैसे चेक किया गया है, तो आप कुछ नहीं करना है, डेल्टा जी बटा जी इज इक्वल टू टू एच बटा आर इज इक्वल टू टू एच को हम डी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, तो आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, केपलर सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसे नोट कीजिए, ठीक है।
ठीक है, क्या आप कहता हूँ समझ आया? अगर समझ में आया तो आप नोट कीजिए, और थोड़ा सा आप नोट पॉइंट में हम आपको लिखवाते हैं। याद रखना जी का जो वैल्यू है ना भाई, जो जी का वैल्यू है, ये जो जी का वैल्यू है इस सरफेस पे ही मैक्सिमम होगा। अगर सरफेस से अगर हम एज हाइट बढ़ाते हैं या डेप्थ करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक ना, तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट में लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, आप नोट में थोड़ा सा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, सरफेस जी का वैल्यू, जी का वैल्यू सरफेस पर मैक्सिमम होगा अगर एज हाइट या डेप्थ लिखता हूँ, अगर इंक्रीज करता है, अगर इंक्रीज करता है इंक्रीज, ऐसा नहीं लिखो, ऐसा लिखो, अगर हाइट या डेप्थ इंक्रीज करता है तो क्या करेगा, जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। देखना साइन पता है ना, चलता है साइन, जिसको हम डिक्रीज होते हैं। अगर जी, याद रखना जी का वैल्यू सरफेस पे ही मैक्सिमम होता है। अगर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, मतलब वो बढ़ाते हैं हाइट, तो क्या करेगा, जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ऊपर बढ़ाओ या नीचे बढ़ाओ, ठीक है, तो जी का वैल्यू क्या करेगा, याद रखना कि जी का वैल्यू सरफेस पे ही मैक्सिमम होता है। और आगे हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन, मतलब रोटेशन की चर्चा थोड़ा सा क्या, मतलब रोटेट करता है। यहाँ पर इक्वेटर और एक्सियल का प्रयोग किया गया है, तो आप इसे नोट कीजिए, हम आगे बताते हैं, ठीक है, जल्द से इसे नोट करो। ठीक, हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक, नोट कर लेना अपना, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि फार्मूला याद रखिएगा, जी डैश इक्वल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस, ठीक है, आप लोग इसे फार्मूला याद रखिएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये क्या है, अगर कहीं भी पृथ्वी में रोटेट हो रहा है, ठीक ना, तो अगर जी का प्रयोग रोटेशन की चर्चा की गई है अगर ग्रेविटेशन में, तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो क्या है आगे, इंक है जी, ठीक है, फार्मूला याद रहेगा, यहाँ थीटा है, और पृथ्वी का वन रोटेशन कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई/ओमेगा, ये तो सबको पता है, और एक दिन में कितना होता है, 24 आवर होता है, ये तो आसान है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ, ठीक। तो पहला, अगर एक्सियल इक्वेटर की बात किया गया है, अगर क्वेश्चन में इस तरह दे देगा, इक्वेटर की अगर बोल दिया है कि इक्वेटर पर निकालिए, तो इक्वेटर में अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया ना, थीटा का वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 क्या होता है, sin 90 क्या होता है 1, तो cos क्या हो जाएगा, cos sin 90 क्या होता है 1, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और एक्सियल की बात, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री,
तो जी डैश का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर थीटा का वैल्यू अगर हम 90 डिग्री करते हैं तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाला पूरा समाप्त हो जाएगा। जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक ना। अगर इक्वेटर पर एक जीआर का पूछा गया तो इक्वेटर पर अगर पूछा गया तो थीटा का वैल्यू 0 लेंगे, अगर एंगल पूछा गया थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। जी डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला देगा लिखिएगा। अगर रोटेशन की बात किया गया है कहीं रोटेशन में तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा आर cos ओमेगा थीटा, ठीक ना। थीटा का वैल्यू पृथ्वी का टेम्परेचर रुपये में 24 आवर होता है, तो आपको पता नहीं होगा। तो अब इतना समझ में आएगा, इतना समझ में आया तो आगे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी, इसका वेलोसिटी और वाइटल वेलोसिटी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप पोल लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप पोल लिख दीजिए, ठीक रहेगा। पोल ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा ना जी पोल, तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए मैक्सिमम। मैक्सिमम में अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया ना तो मैक्सिमम मिनिमम को आप इस तरह से भी यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ जाएगा जी मैक्सिमम क्या है तो क्या लेंगे, जी पोल ले लेंगे, जी मिनिमम बोलेगा तो इक्वेटर ले लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, मिनिमम मैक्सिमम भी करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो आप इसे जल्द से नोट कीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ नहीं है, जिस तरह से आप वहाँ पढ़े थे इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी तरह यहाँ पे है, कुछ नहीं है, मास से डिवाइड कीजिएगा बस। ग्रेविटेशनल फील्ड लिखिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड आप लिखिए इसको। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, कुछ नहीं भाई, जिस तरह हम पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते थे, मास में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी वही है, फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम मास से डिवाइड कर दिए, तो क्या होता है जी m1 m कुछ बाई आर स्क्वायर और मास से डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक मास से एक मास कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जी एम बटा आर। क्या आपको कुछ लगा, यहाँ पर देखिए तो आप इस फॉर्मूला का कहीं और उपयोग किए हैं, जी एम बटा आर स्क्वायर। हम बताए थे कि भाई जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम बता रहे थे उसमें भी जी एम बटा आर स्क्वायर का उपयोग आया था ना, जी एम फॉर्मूला ही होता है जी इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर। तो क्या देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया, तो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, बात एक ही है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो आप कहीं क्वेश्चन हो तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, जी एम बटा आर स्क्वायर दोनों का होता है। क्या अब बात समझ में, एक दो के लिए, ठीक ना, एक मास दिया गया रहेगा तो उसके लिए है। और सुनिए आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम इरेज करते हैं। जस्ट इसे नोट कीजिए, कुछ नहीं है, हूबहू वही है, जस्ट नोट कीजिए सर। हो गया, आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम यूज से ढूंढ करते हैं, आप वहां भी पढ़े होंगे, तो ठीक है। तो दो मास के लिए m1 मास और m2 मास, ठीक है। दो मास के लिए हम करेंगे, तीन मास के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक ना। दो मास के लिए ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है, m1 m2। तो क्या हो जाएगा, दो के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है माइनस जी m1 m2 बटा r। क्या आप याद कीजिए, कुछ नहीं है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बस यहाँ पर आर स्क्वायर वहाँ था, यहाँ पे आर है, ठीक है। ये बात समझ में, अगर तीन की चर्चा किया गया है, मतलब एक बॉडी, दो बॉडी और तीन बॉडी,
ठीक ना, 1 2 3, तो क्या कर दीजिएगा, इसका U1 निकाल लीजिएगा, U2 और U3, और तीनों की यूनिट क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिएगा, यानी कि U1 प्लस ऑफ U2 प्लस ऑफ U3। ठीक है, तो बस फार्मूला यही है। ठीक है, बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, कुछ नहीं है, आसान है, ये देखिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फ्लक्स के बारे में। ठीक है ना, तो उसके बाद कुछ नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, पूरा आप लोग सिर्फ इसे, ठीक, क्या हो जाएगा भाई, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम मास से डिवाइड करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, G माइनस जी एम एम बटा आर स्क्वायर बटा एम, तो एम से एम कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा माइनस जी एम बटा, क्या देखिए कुछ दिखा आपको, माइनस जी एम, यहाँ पर आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, आर ना है, मतलब यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आर ना हो रहा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बटा आर। ठीक है, और अगर 3 दे दिए, 2 के लिए है, 1 दिया गया है, उस मास दिया गया उस तरह से निकालेंगे, 2 दिया गया है तो बस आराम से जोड़ देंगे। क्या आपको इतना समझ में आया। आगे पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल फ्लक्स। अगर हम वहाँ पढ़ते थे मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिस तरह से पढ़ते थे उसी तरह यहाँ भी हमको पढ़ना है ग्रेविटेशनल फ्लक्स। वहाँ क्या होता था भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालने का आसान तरीका है ए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम निकालते हैं। ठीक ना, तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी पढ़ना है भाई, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, यही मैंने पूछता है, कुछ भी देगा क्या पता। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल जी भी कीजिए। ग्रेविटेशनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, बस बना लीजिए आराम से। अगर इनक्लोज की बात है तो मास बाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिएगा, और अगर मतलब इस तरह से मतलब दिया गया है, अंदर दिया गया है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होता था वहाँ इनक्लोज, क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम इनक्लोज, भाई मास इनक्लोज, यहाँ मास ले जाएगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा बटा एप्सिलॉन नॉट। और एक बात बताओ, हम जानते हैं कि k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो भाई एप्सिलॉन नॉट को हम अगर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई के, क्या होगा देखिए तो 4 पाई के होगा 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं जी के 4 पाई, 4k पाई। देखिए और जिस तरह से आप वहां g का k का वैल्यू यूज कर रहे थे, आप यहाँ पे g का वैल्यू यूज कीजिएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल है, तो आप यहाँ पर g का वैल्यू याद कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग, g इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पर क्या होता था k होता था, तो आपको बताते रहे, तो क्या 1/एप्सिलॉन नॉट हमको चाहिए ना, 1/एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा 4 पाई g इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा m इनक्लोज्ड क्रॉस ऑफ 4 पाई g, क्या हो गया भाई, देखिए आप लोग 2 फार्मूला यहाँ से निकला। अगर मास दिया गया है तो जितना भी सर्किल में या स्फीयर में जितना भी किसी भी प्रकार में इनक्लोज एरिया में जितना भी मास हो उसके सभी का सम कर दीजिएगा, इसमें दीजिएगा बटा एप्सिलॉन नॉट, और 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं 4 पाई जी। क्या आपको इतना बात समझ में आया? अगर समझ में आया भाई कुछ नहीं है, आसान है, आप लोग सिर्फ सही से पढ़िएगा।
ठीक है, इजी भी हम बता रहे हैं, आईआईटी का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे रोटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मोमेंटम पढ़ेंगे, कोलिजन पढ़ेंगे, उसके बाद एसएचएम पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वेब पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, और हमारा 11 का पार्ट समाप्त हो जाएगा। हम एग्जाम जो होगा 23 तारीख तक हो सकता है जुलाई, तो हम उससे पहले हम पूरा खत्म कर देंगे फिजिक्स, ठीक है। तो आप इस जल्द से नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम रिंग का निकालेंगे, एक्स एक्सिस दूरी पे ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल, ठीक है, स्फीयर में, सर्किल में, डिस्क में, इस तरह में हम निकालेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रिंग का सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और सही से वहां पढ़े होंगे यहाँ पर देखो। क्या पढ़ना है, क्या हम बोले, रिंग, आप लोग रिंग लिखिए। रिंग का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या है रिंग, इसका एक्स एक्सिस दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब निकालना है। क्या कुछ नहीं, आप लोग एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा पोटेंशियल, बताओ, ये बताया ना जी, माइनस जी एम बटा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर का होल पावर 1/। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जी एम एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर का होल पावर 3 हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आया भाई, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्या आपको बात समझ में आया। ये तो रेडियस हो जाएगा, क्या होता है, और ये आपको ये दोनों फार्मूला याद रखना होगा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और फोर्स बोलेगा तो क्या करना है, क्या करना है, एक मास मल्टीप्लाई कर देना है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स बटा मास, तो फोर्स इज इक्वल टू, समझ में आया कुछ, अरे यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना, ठीक है। तो आपको ये दोनों ठीक ना, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये रिंग है, तो ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर याद रखना होगा। इसका मास दिया गया है यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो आपको समझ में आया रिंग। आगे हम पढ़ेंगे स्फीयर, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्क पढ़ेंगे, ठीक है, उसका ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे इस नोट कीजिए आप। और याद रखना अंदर में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल क्या हो जाएगा अंदर में, पता है ना जी, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, तो अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, और पोटेंशियल जैसा बाहर रहता था उससे अंदर में रहता, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम बटा, ठीक। यहाँ पर रेडियस स्मॉल आर है, तो माइनस जी एम बटा आर। ये अनसाइड में क्या होता है, इनसाइड में पोटेंशियल माइनस जी एम बटा आर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको समझ में आया, समझ में आया तो नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर तो देखिए ना जी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सेल के बारे में, स्फेरिकल सेल के बारे में उसका पता कराएंगे, पोटेंशियल बाहर क्या होगा अंदर होगा, उसका ग्राफ पढ़ेंगे स्फेरिकल सेल, ठीक। समझ में कुछ नहीं, जितना पढ़ाएं बस उसको कॉपी में लिखो और उसे तुम रट दो, ठीक। क्या हम बोले, क्या हम बोले भाई कि क्या हम आपको बोले अभी कि स्फेरिकल सेल ना, अरे यार बताया तो स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का अंदर क्या होगा बाहर क्या होगा, सबसे पहले हम स्फेयर उतार लेते हैं, उसके बाद
इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, क्या है आर। VP पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बताइए आप। कुछ नहीं, जो हम बनाते हैं वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा GM बटा आर स्क्वायर। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -GM बटा आर। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, होगा वही होगा, सिर्फ रेडियस का अंतर हो जाएगा। पोटेंशियल -GM बटा क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा सरफेस पे, क्या सरफेस पे, यहाँ पे आउटसाइड है, याद रखना यहाँ पे आउटसाइड है, ये पता नहीं चलेगा तुम लोग, पता चलना चाहिए, लेकिन तभी हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या है सरफेस, पता नहीं सरफेस पे, सर्किल बाहर सरफेस कहलाता है। एक क्या है इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड है, तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। देखिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -GM बटा आर। क्या आप देखिए थोड़ा सा कुछ दिखा, और आगे हम पढ़ेंगे इसी का ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक ना, इसी का ग्राफ पढ़ते हैं। क्या आपको समझ में आया, आप इसे नोट कीजिएगा, इसी का हम ग्राफ पढ़ते हैं, स्फेरिकल सेल का ग्राफ नोट कर लीजिएगा, बस आप याद रखिएगा मुंह पर, जिस तरह से हम याद किए हैं। इसका डिस्कशन पूरा क्लास जो स्पेशल क्लास चलेगा फाउंडेशन कोर्स, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे सभी को, ठीक है। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और बाहर में क्या हो जाएगा, इनवर्सली आर स्क्वायर। क्या होगा जी, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। आगे हम पोटेंशियल, ये पहला ग्राफ है, दूसरा पोटेंशियल का ग्राफ। पोटेंशियल ग्राफ बताइए क्या होगा, ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, बताइए भाई। निगेटिव है, -GM बटा आर स्क्वायर, ये निगेटिव है, तो निगेटिव यानी कि ऊपर या नीचे, निगेटिव कहाँ होता है, नीचे। तो सबसे पहले कांस्टेंट अंदर में, अंदर से लेकर सरफेस तक, उसके बाद क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है इनवर्सली आर, भी इनवर्सली आर, ठीक। तो आप इसे पोटेंशियल -G आप इसे नोट कीजिएगा। समझ में आया ना, देखो आराम से पढ़ लीजिएगा, इसको स्ट्रेट पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, इस तरह से क्या आपको समझ आया, ग्रेविटी से स्फेरिकल शेप का फॉर्मूला था और ग्राफ है। आगे हम पढ़ेंगे इनफॉर्म सेल के बारे में, ठीक ना, इनफॉर्म सॉलिड स्फीयर के बारे में, यानी पृथ्वी का ग्राफ पढ़ेंगे, इनफॉर्म सॉलिड स्फीयर। जल्द से इसे आप नोट कीजिए। कितना टाइम हुआ भाई, 54। चलो आगे हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। इनके डाल लेते हैं तब तक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, एक मिनट, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर यानी कि अर्थ, इसका भी पढ़ेंगे हम फॉर्मूला और ग्राफ। ठीक, तो बस जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा GM बटा आर स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस GM बटा, समझ में। यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड GM बटा आर स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस GM बटा, कैसे है। अब बारी है इनसाइड की, यहाँ इनसाइड में ये जो फॉर्मूला है VVI है इनसाइड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वहां नहीं होता, ठीक है, वहां जीरो है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर यानी पृथ्वी पर पड़ रहा है अर्थ, तो क्या हो जाएगा GM बटा RQ इंटू R। आप लोग इससे रटिएगा एकदम कन्फर्म, IIT के लिए है, IIT के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे रट लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस GM बटा 2RQ इंटू 3R स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर। ये क्या है, पोटेंशियल है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। IIT के लिए है, याद रखना, IIT के लिए है, इसे तुम याद कर लो, याद कर लो, ठीक है। इनसाइड में बाहर के लिए आउटसाइड है, सरफेस पे है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा GM बटा RQ इंटू R। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल होंगे R के, जबकि इधर क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, GM माइनस GM बटा 2RQ इंटू 3R स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर। इससे हम आउटसाइड, समझ में आया ना भाई। तो आपको एक फॉर्मूला हम बोलेंगे कि आपको इसे रट लेना होगा, VVI फॉर IIT यहीं से पूछता है, IIT के लिए VVI है ग्रेविटेशन पार्ट से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये दो फार्मूला बस, ज्यादा नहीं कुछ, ए फार्मूला और ए फार्मूले से तो आसान है, ए फार्मूला और ए फार्मूला आपको दिमाग में छाप लेना होगा। ए VVI फॉर IIT, VVI फॉर IIT, क्या होगा समझ में। आगे हम बढ़ते हैं, आप इस तक नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, इसका ग्राफ पारेंगे, ठीक है, पार ही लेते हैं ग्राफ, ठीक ना। तब तक हम इंक भर लेते हैं, इसके बाद या सब नोट कीजिए, इसके बाद हम इंक भर लेते हैं इसमें। अगला क्लास में हम पढ़ेंगे, हम रोटेशन पढ़ेंगे, SHM पढ़ेंगे, तो आप इसे जल्द से ऐसे नोट कीजिएगा। ठीक है, इसका हम ग्राफ पढ़ेंगे। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड और R का और पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल, ठीक है, क्या पोटेंशियल। सबसे पहले तो अंदर में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि कांस्टेंट, तो किस तरह से ग्राफ जाएगा, इस तरह से। उसके बाद क्या किया गया है, इन्वर्सली R है, जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो क्या करेगा, घटेगा, यहाँ से घटने का इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इन्वर्सली, क्या आपको समझ में, ठीक है। आगे यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पहले पोटेंशियल क्या होता है, माइनस GM बटे 2RQ इंटू 3R स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ नेगेटिव और इन्वर्सली R है, क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे नहीं होगा, मतलब हम सिर्फ, ठीक, ये पोटेंशियल के लिए आप लोग याद कीजिएगा, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे डिस्क के बारे में, पढ़ेंगे डिस्क का फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं, तो आप तो अगर इसे याद कर लीजिए, नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसके, हम डिस्क पढ़ते हैं।
चलो आगे हम पढ़ते हैं डिस्क के बारे में। सब जितना ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसे रख लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे डिस्क के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 2Gm बटा r स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2Gm बटा r स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा। ये डिस्क क्या है आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं बॉगडन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कैप वेलोसिटी और वाइटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसे जल्द से पढ़ लीजिए, ठीक है। बस जितना हम पढ़ाया उसको रट लो, निकल जाए। चलो बढ़े, नोट कर लेना आराम से यार। आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, बॉगडन के बारे में पढ़ेंगे। बॉगडन दो प्रकार बटा गया बॉगडन, यहाँ पर आप लोग बॉगडन लिखिए। बॉगडन, एक बॉगडन होता है ग्रेविटेशनल और एक होता है एक्सटर्नल। ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू बॉगडन ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी कि माइनस ऑफ यूएफ माइनस ऑफ यूआई। याद किया है फार्मूला माइनस जीएम इंटू जीएम1 इंटू बटा आर। और बॉगडन एक्सटर्नल हम आपको बताते हैं एक्सटर्नल क्या है, इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये निगेटिव है पॉजिटिव, क्या हो जाएगा यूएफ माइनस ऑफ। देखो एक्सटर्नल मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईमेन के लिए पूछा भी गया है बहुत बार इससे, ठीक ना। जेईमेन वीवीआई इस फार्मूला से पूछा गया है। ग्रेविटेशनल बॉगडन ग्रेविटेशनल बॉगडन एक्सटर्नल, बॉगडन एक्सटर्नल डेल्टा यू क्यों, इसका थोड़ा बताते हैं। अगर आप बाहरी काम कोई कीजिए, जिस तरह से मतलब पुली मतलब बाहर से काम होना चाहिए, अलग से लगना चाहिए बल, ठीक ना। जिस तरह से हम किसी पेन को उठाते हैं तो भाई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो हम इस तरह का इस फार्मूला का यूज करें। पुली किसी चीज को उठा रहा है तो हम इस चीज का फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। अब बॉगडन ग्रेविटेशन बोलेगा माइनस डेल्टा इस फार्मूला, एक्सटर्नल बोलेगा तो इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसका वेलोसिटी, ज्यादा टाइम नहीं देना है। इसका वेलोसिटी के बारे में समझो पहले क्या है इसका वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसका वेलोसिटी को हम भी इस डिनोट करते हैं। इसका वेलोसिटी है क्या भाई, उसके बारे में आप थोड़ा सा हम जानिए। देखो इसका वेलोसिटी क्या है थोड़ा सा हम बताते हैं। व्हाट इज इसका वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इसका वेलोसिटी, वीवीआई फॉर आईआईटी। इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेलोसिटी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखो। इसका वेलोसिटी है ना, वह मिनिमम से मिनिमम एनर्जी, कम से कम हम एनर्जी दें, ठीक ना, और वह क्या हुआ और वह क्या होगा, उस गेंद को पुल से पार कर दे। मतलब हम कम एनर्जी दें, मतलब वह मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि वह गेंद को पुल से बाहर फेंक दे और वह गेंद वापस लौट कर ना आए, तो उसे हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी है क्या समझो, वह मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी जिसे देने पर किसी भी पार्टिकल को जो फोर्स लगाकर जो बाहर फेंका जाए और वह वापस लौट कर नहीं आए, तो उसे हम क्या कहते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2Gm बटा r, या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2Gr। यहाँ पर जी अलग है, एक बड़ा है एक स्मॉल है, तो आप स्केप वेलोसिटी हम आपको बताते हैं, लिखते हैं स्केप वेलोसिटी। एक बार हम फिर से ऑप्शन आते हैं। स्केप वेलोसिटी क्या है, स्केप वेलोसिटी क्या है, स्केप वेलोसिटी क्या है, स्केप वेलोसिटी क्या है, वह मिनिमम एनर्जी, देखो वह मिनिमम वेलोसिटी जिसे देने पर कोई भी पार्टिकल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए, वह वापस लौट कर नहीं आए, तो उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। हाँ, क्या स्केप वेलोसिटी कहते हैं, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या है, वह मिनिमम वेलोसिटी जिसे देने पर वह पार्टिकल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए और वह पुनः वापस लौट कर नहीं आए, उसे हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। अब स्केप वेलोसिटी समझ में आ गया, अब इसे नोट कीजिएगा। स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
2gm बटा और r, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। अब सोचो कि आप 2gr क्यों लिखिए भाई गदा, gm को हम लिख सकते हैं gr स्क्वायर, gm को हम gr स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर, तो r से r कैंसिल, याद है कुछ फार्मूला हम लिखा है यूज करके, इसका समझ में, इसका वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इस तरह से कहेंगे VVI IIT JMN नीट, ठीक है। इसका वेलोसिटी में आया वह मिलियन से वेलोसिटी देने पर वह पार्टिकल ग्रेविटेशन पुल से बाहर चला जाए और वापस वहां लौट कर नहीं आया तो उसे हम कहते हैं इसका वेलोसिटी। समझ में आया? IIT के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कीजिएगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं और वाइटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप इसे जस्ट नोट कीजिए फास्ट। चलो, और स्कैप एनर्जी क्या होता है? तो भाई कुछ नहीं, स्कैप एनर्जी किसी भी जगह पर भेजने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए, तो स्कैप एनर्जी तो कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, भी की जगह पर एक फॉर्मूला लिखना है। क्या कुछ समझ में आया? कुछ नहीं है, दिमाग थोड़ा साफ लगाइए, आसान है, ठीक ना। चलो तो लिख लेते हैं स्कैप एनर्जी क्या है। स्कैप एनर्जी क्या है? जिस तरह से स्कैप वेलोसिटी है उसी तरह है स्कैप एनर्जी, कुछ नहीं है जो स्कैप एनर्जी। स्कैप एनर्जी क्या है? VE क्या हो जाएगा? स्कैप एनर्जी इक्वल टू फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी को फार्मूला हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। v का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gm, तो 1/2 m VE का स्क्वायर, तो v का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बटा r का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक। तो 1/2 क्रॉस m क्रॉस ऑफ 2 क्रॉस ऑफ gm बटा r, क्या 2 से 2 कैंसिल, क्या 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फार्मूला यहाँ पर लिख लो GM M R, क्या हो जाएगा? GMM बटा, तब इसे नोट कीजिए, या MGR, अगर हम उस फार्मूला का यूज कर रहे हैं GM के जगह पर GM को हम GR उसका लिख सकते हैं, तो हम MGR भी हो जाएगा, मतलब GM का वैल्यू हम GR स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पर आप रखना GM का वैल्यू यहाँ पे इस तरह फॉर्मूला जाएगा, क्या आ जाएगा? तो MGR। समझ में है? तो आप इस फार्मूला को आप लोग याद कीजिएगा, स्कैप एनर्जी ये क्या है? स्कैप एनर्जी GMM/R, GM/R या MGR। समझ में? आगे अगर कहीं क्वेश्चन में स्कैप वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है तो क्या होगा, जानिए। समझाएं, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर स्कैप वेलोसिटी अगर स्कैप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्कैप वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी कि c इज इक्वल टू VE, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू स्कैप वेलोसिटी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बटा, क्या हो जाएगा? क्या होगा? e इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? c स्क्वायर बटा 2gm बटा r। और कहीं क्वेश्चन है हो जाएगा जी। और अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया है रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स, अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया यहाँ पर इसी में है, मतलब हम अलग से लिख दे रहे हैं रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स,
क्या हो जाएगा, यही है ब्लैक होल्स, तो भाई ए इधर चल जाएगा और ए इधर आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स क्या हो जाएगा 2gm बटा सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2gm बटा सी स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ जाए रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, तो रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स यहीं पर से निकलता है अगर स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होता है एस्केप वेलोसिटी के, तो तभी पॉसिबल है कि हम रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स निकाल सकते हैं। यह पॉसिबल तभी है जब स्पीड ऑफ लाइट एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो हम रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे फॉर्मूला याद कीजिएगा 2gm बटा सी स्क्वायर। ठीक है, आप जल्द से नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, कुछ नहीं है, आसान है भी, इसमें रिलेशन ही पढ़ लेंगे साथ ही साथ। आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी VO। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है भाई, इसको में क्या होता है, वहां क्या होता था स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r, यहाँ क्या हो जाएगा, बस 2 को वहां से हटा दीजिए, क्या हो जाएगा gm बटा, वहां स्क्वायर रूट ऑफ 2gr होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। क्या आपको बात समझ में आया, ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आया, ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm बटा r या स्क्वायर रूट ऑफ r। और रिलेशन बिटवीन v एंड vu आगे हम पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन v एंड vu, सो मैं नोट कर लेना इसे, नहीं समझ जीमेल में पूछेगा, आगे हम क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे। रिलेशन बिटवीन v एंड vu क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू v0। कैसे हुआ कुछ समझ में आया भाई, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बटा r, और gm बटा r को हम लिख सकते हैं v0। क्या लिख सकते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 v0। क्या हुआ समझ में आया, क्या समझ में आया, नोट कर रहे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, यहाँ तो लिख ही दिए, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू v0। ठीक, रेशनल v एंड vo भी हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे केपलर सेकंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ। इसके आगे हम पढ़ते हैं केपलर सेकंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ क्या होता है।